और आज अपन जो फरवरी महीने का करंट अफेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, इस बार वाला जो अपना क्लास टेस्ट जो आपकी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो फरवरी महीने का पूछा जाएगा ना। तो मैंने इसके नोट्स जो वो डाल ही दिए थे और आज अपन क्लास के माध्यम से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता ही 3-4 क्लासेस में अपना होता है, तो फरवरी महीने में 3-4 क्लासेस लगेंगी। हो सकता है कि आपके टेस्ट तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई, है ना। तो स्टार्टिंग वाला तो अपन करवा देंगे, लास्ट के जो 5-10 पेज हैं वो खुद से पढ़ लेना, फिर उसके बाद हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद अगले महीने में कौन सा, जनवरी का आ रहा है, इससे अगले महीने में जनवरी का आएगा, तो जनवरी के भी नोट्स है वो डाल देंगे, ठीक है। और क्लासेस का यूं है कि भाई जैसे जैसे अब अपना डेली करंट अफेयर का वापस उसको कंटिन्यू करते हैं, पुरानी सीरीज को ही, है ना। अपना एक तो फरवरी बचता है, एक जनवरी बचता है और एक अगस्त बचता है ना। तो ये 3 महीनों का, मार्च वाला भी थोड़े से 2-4 पेज रह गए तो आप देख लेना। तो फरवरी, जनवरी और अगस्त बचता है, तो 12 क्लासेस मैक्सिमम पकड़ो, तो आपके ये 3 महीनों का करंट अफेयर हो जाएगा। फिर सितंबर बचेगा, है ना। चलिए कर लेंगे अपन, सब टाइम पे कर लेंगे। कुछ चीजें आपको खुद से पढ़ लेना और कुछ चीजें थोड़ा बाद में पढ़ा देंगे। हेलो, हाउ मच टाइम सर विल टेक टू स्टार्ट द क्लास, बस हो गई शुरू। आ जाओ फटाफट, ना दो क्या, आ जाओ। चलिए भाई, सर 16 सितंबर की ओल्ड, सर आप कितने दिनों बाद क्यों आए? अरे इतने कुछ बैचेज में जो क्लासेस ज़्यादा हो रही थी, तो फिर कैसे तो इतनी क्लासेस वो देख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए अपन ने कुछ दिन के लिए क्लास रोक दी थी। सर थैंक यू सो मच, करंट को इतना इजी बना दिया आपने, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है टेस्ट पेपर से। बिल्कुल भाई, दो यहाँ पर एटलीस्ट जो 50 प्रश्नों का गुच्छा, बार बार सब स्टूडेंट को कहता हूँ, इन 50 प्रश्नों के गुच्छे पर अच्छे से ध्यान दो। कौन सा 50 प्रश्न? मैथ्स, रीजनिंग, सर्वे, करंट अफेयर। ये गुच्छा ऐसे का ऐसा वहां पर भी आएगा और वहां पर भी ठीक करना। सर एग्रीकल्चर बिल 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो तो देख ली, बट उसके नोट्स कैसे बनाए, बहुत बड़े हैं इसमें तो। अरे प्री के हिसाब से देख लो बस, उसमें जानकारी आप, अब उसके मेंस के हिसाब से मत बनाओ। सर राम राम, 292 सेफ है क्या पीएसएम? बिल्कुल सेफ है, एकदम सेफ है। इंटर बैच कब स्टार्ट करोगे? अभी तो आपके फिजिकल होंगे, फिजिकल के बाद इंटरव्यू कॉल आएगा, तो जब इंटरव्यू कॉल आएगा तब जब वो इंटरव्यू बैच शुरू करेंगे। सर एक बात और वो तो ऐसा ही वालों के लिए, अपने वालों के लिए तो ऐसे ही फ्री होंगे ना। सर एक बार तो पढ़ लिया, पर आपने नहीं पढ़ा है इसलिए अच्छे से याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे अपन। सर एग्रीकल्चर, सर आप ठीक है, कुछ कोई कमेंट? सर फरवरी की कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना वीडियो के साथ, करवा देंगे, है ना। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, दोनों के दोनों प्रोवाइड करवा देंगे आज ही, ठीक है। इसी जो है वीडियो के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रहेगा, ठीक है भाई। सर फ्लोटिंग पावर प्लांट अभी कहाँ है और नया कहाँ बन रहा है ना। 2 मैंने आपको बताया था, एक तो फ्लोटिंग पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है तेलंगाना में सबसे बड़ा, और एक फ्लोटिंग पावर पीवी प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बन रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक बार पहले भी बताया था, ध्यान रखना। चलिए भी, गुड इवनिंग। सुजस भी करवा दे। अरे सुजस सब इसमें कंप्लीट हो रही है। एक काम करेंगे अपन, जब ये अपना जब जनवरी तक का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि क्या सुजस में कुछ एक्स्ट्रा है क्या, और जो एक्स्ट्रा होगा वो करवा देंगे। देखो करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप लगभग निश्चिंत रहो। 20 प्रश्न आएंगे, मैं नहीं कहता कि 20 में 20 अपने नोट्स में से आ जाएंगे, पर कम से कम 16-17 आएंगे। इसका जो नमूना है आपने एसआई वाले एग्जाम में देख लिया होगा, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा से फैक्चुअल पूछ लेते हैं, पर फिर भी अपने नोट्स में से कवर हुए हैं सारे प्रश्न। एक दो कोई 1 अगस्त 2020 का करंट अफेयर पूछ लिया तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सारे प्रश्न अपने जो नोट्स में से हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के जो फ्री मॉक टेस्ट में डाले हुए उनको डाउनलोड को करने का ऑप्शन, ओके। एनीथिंग एल्स सर, हाउ टू मैनेज? सर पीएसआई में 250 है, देखो 250 तो स्कोर कम है भाई। सर करंट के लिए एक मैगजीन सजेस्ट कर दो, एक मैगजीन, स्प्रिंग बोर्ड वाली जो मैगजीन है वो पढ़ो। सर प्लीज आप पॉलिटी आप करवा दीजिए, पॉलिटी कई सारे बैचेस में चल ही रही है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं फरवरी महीने का करंट अफेयर, और फरवरी महीने की अपनी लगभग 4 क्लासेस जो वो रहेंगी, है ना। 4 क्लासेस के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज अपनी फरवरी महीने की पहली क्लास है, और 2 क्लासेस के बाद आपका पेपर है। आज की तारीख है 20 तारीख है ना, है ना, 20 को 21 को, लेकिन आपके पेपर है 22 को, तो जिसमें फरवरी महीने का करंट अफेयर आएगा। यानी कि लास्ट के 10-15 पेज आप पढ़ लेना, स्टार्टिंग के 10-15 पेज मैं करवा दूंगा। 21-22 को अपना ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा, समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। चलिए भाई, तो पहली खबर है कि अमेरिका द्वारा म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध की घोषणा की गई। आपको पता होगा कि फरवरी महीने के अंदर जब वो म्यांमार के अंदर सेना ने तख्ता पलट जो कर दिया था, कूच जो है वो कर दिया था आर्मी ने, और वहां की जो नेता है आन सान सू की, उनको हटाकर आर्मी जो है वो
सत्ता पर काबिज हो गई हैं। अब जब आर्मी सत्ता पर काबिज हो गई तो अमेरिका ने वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए उन पर, ठीक है। उनके साथ में जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो अब नहीं रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी खबर है। 1 फरवरी 2021 को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनकी पार्टी का नाम क्या, बाई चांस से पूछ ले तो एनएलडी, उनकी पार्टी का नाम है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता थी कौन, आन सान सू की। इनसे सत्ता हथियाकर किसके पास आ गई है, सैन्य प्रमुख थे मीन आन लाइंग, ठीक है। मीन आन लाइंग के पास में सत्ता आ गई है। ये जो आन सान सू की है, इनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है भाई, ध्यान रखना, एक बार इनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आन सान सू की सत्या हत्याकर किसको बना दिया है, सैन्य प्रमुख थे मीन आन लाइंग, वो अब प्रमुख बन गए हैं। और सेना ने वहां पर 1 वर्ष का आपातकाल भी लगा दिया है, सेना ने वहां पर 1 वर्ष का आपातकाल लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी जो वो डिक्लेयर कर दी है। ये है आन सान सू की, और ये जो नए जो बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है, मिन आंग लाइंग, मिन आंग लाइंग, इन्होंने 1 साल का वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी, और अमेरिका ने इनके साथ में रिलेशन जो वो बंद कर दिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन इंडेक्स। देखो भाई, एक इनोवेशन इंडेक्स जो वो निकाली जाती है ना, अपन ने एक बार शायद पहले भी पढ़ा था कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ा था ना। तो इनोवेशन इंडेक्स जो है ये ब्लूमबर्ग एक संस्था है, उसके द्वारा, हाँ मुझे याद आ रहा है कि अपन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे, इकोनॉमी का सेकंड पेपर जो था उसमें मैंने आपको बताया था ना, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स थी और एक जो वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने बताया था कि विपो के द्वारा निकाली जाती है, वो इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स थी। इसका नाम सिर्फ इनोवेशन इंडेक्स, ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा अलग है। इनोवेशन इंडेक्स के अंदर ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाली जाती है। देखो 3 इंडेक्स है, एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और एक है इनोवेशन इंडेक्स। ये जो है वो विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा निकाली जाती है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है, और जो इनोवेशन इंडेक्स है ये ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाली जाती है। एटलीस्ट आपको पता हो कि संस्था कौन सी है, ओके। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया जो इसमें, दक्षिण कोरिया का इसमें पहला स्थान है। ये जो इनोवेशन इंडेक्स निकाली जा रही है इसमें पहला स्थान किसका है भाई, दक्षिण कोरिया का है। भारत का इसमें 50वां स्थान है, ठीक है। तो इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जा रही है, ब्लूमबर्ग के द्वारा। इन तीनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा, इनोवेशन इंडेक्स ब्लूमबर्ग के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो विपो के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये जो है यूएसए और रूस के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में एक ट्रीटी जो होती है भाई, और ये ट्रीटी इसलिए होती है कि परमाणु हथियार, दोनों देश जो एक दूसरे पर न्यूक्लियर जो वेपन है उनका यूज जो वो नहीं करेंगे। तो यूएसए और रूस के बीच में परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए किया गया परमाणु आयुध समझौते की अवधि को इन्होंने 5 वर्ष बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि भाई ये संधि किस बारे में है, तो जो न्यू स्टार्ट पॉलिसी है ये न्यूक्लियर वेपन को के यूज को रोकने के लिए किन किन देशों के बीच में है, यूएसए और रशिया के बीच में। अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसकी अवधि को 5 वर्ष बढ़ा दिया है। इससे पहले इन्होंने एक ट्रीटी शुरू की थी जिसका नाम था स्टार्स, है ना, स्टार्ट वन ट्रीटी शुरू की थी। अब इसका सेकंड वर्जन है जिसका नाम क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। 1991 में इन्होंने स्टार्ट वन जब संधि की थी, 2009 में समाप्त हो गई थी। आप इसकी टाइमलाइन देखोगे तो ऐसा है, लेकिन सारा डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि आपके प्री में जो काम की बातें थी वो मैंने उस स्लाइड पे लिख दी है। लेकिन फिर भी आपको इसकी टाइमलाइन समझने के लिए देखें तो 1990 के अंदर जब वो स्टार्ट वन ट्रीटी हुई थी, जो कि दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई। क्यों हुई थी, यूएसए और रशिया के बीच में आपके जो न्यूक्लियर वेपन है उनके यूज को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में 2010 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो वो शुरू होती है। कौन सी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि कब एक्सपायर होनी थी, फरवरी 2021 के अंदर एक्सपायर होनी थी। लेकिन अब इसके जो टाइम पीरियड को 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये फरवरी 2026 को एक्सपायर होगी, या वो फरवरी 2026 को। तो दो कौन सी, स्टार्ट वन और न्यू स्टार्ट, आपको सिर्फ ये दो में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में ये शुरू की न्यू स्टार्ट जो कि 2001 में थी, अब इसको और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, दैट इज फरवरी 2026। ओके, तो ये न्यूक्लियर वेपन के यूज को कम करने के लिए। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये भी अपन ने जब इकोनॉमी वाला सेकंड पेपर था उसमें डिस्कस किया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है उसके द्वारा निकाला जाता है। एक एनजीओ टाइप की है, कोई बहुत बड़ी ऐसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। उसके द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो वो निकाला जाता है। सर क्लास रुक रही है, क्लास अटक रही है, एक बार चेक, क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या, देखो भाई क्या इशू है। बाकी लोग एक बार बताना जरा कौन कौन
वो अपन लास्ट में एक साथ मिल सकते हैं क्या? टेलीग्राम पर सारा कुछ एक साथ ही पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का पहला स्थान है संयुक्त रूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे संयुक्त रूप से आया तो पूछ लेंगे भाई, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों का पहला स्थान है संयुक्त रूप से, तो इसमें ध्यान रखना। भारत का इसमें जो 86 रैंक आई है, कौन सी रैंक है? 86, इससे पिछली थी 80, तो यानी कि कुल मिला के भारत के अंदर भ्रष्टाचार बड़ा है। क्लास बफर हो रही है, क्लास चल रही है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, अलग अलग लोगों के अलग अलग। जगदीश कह रहे हैं अटक रही है, सुमन भी कह रहे हैं अटक रही है। वाई दिस कोलावेरिटी भाई, क्यों अटक रही है, चेक करो। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। न्यूजीलैंड और डेनमार्क का पहला स्थान है। भारत का इस बार 86 रैंक है, पिछली बार कौन सा था? 80th रैंक था, 80वां स्थान था, इस बार 86 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये देखा जाता है कि भी कौन से देश के अंदर कौन से, मैं समझ गया रे, समझ गया, शांति शांति प्रशांत शांति, आपके कम से कम 10 मैसेज आ चुके हैं, प्रशांत शांति। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो ये देखा जाता है कि कौन से देश में क्लाइमेट को लेकर कितनी ज्यादा रिस्क जो वो बढ़ती है। तो ये जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है, एक जर्मनी के अंदर स्थित एक एनजीओ है उसके द्वारा निकाला जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा। सर्वाधिक प्रभावित देश इसमें कौन सा है? तो मोजाम्बिक देश जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है। भारत का इसमें 7वां स्थान आता है कि भारत 7वां ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होता है, ठीक है। तो एक तो हमने देखी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि निकालता कौन है? जर्मन वॉच। एक हमने देखी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक हमने देखी इनोवेशन इंडेक्स, कौन निकालता है? ब्लूमबर्ग, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक था 50, ट्रांसपेरेंसी वाले के अंदर 86 और इसमें है भारत का 7वां रैंक, ठीक है। उसके बाद आता है भाई अमेरिका जो है फिर से पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा बन गया है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें कहा था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके उत्सर्जन को रोकना है, किसके द्वारा किया गया था ये? तो UNFCCC के द्वारा किया गया था ना। इकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। और इस बार SI वाले के अंदर ये एग्जाम में प्रश्न भी आया था। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके जो जब ये पूरा हो गया था उसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट किया गया, पेरिस समझौता किया गया भाई, है ना। ये पेरिस समझौता कब किया गया? तो 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इनकी कॉप जो मीटिंग होती है उसके अंदर पेरिस समझौता किया गया। उसके बाद जो ट्रम्प आए तो ट्रम्प ने कहा कि ये क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वगैरह आप लगाते रहते हो, कुछ नहीं होता ऐसा, क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ भी चीज होती ही नहीं है। तो ट्रम्प ने क्या किया कि इस पेरिस समझौते से बाहर निकल गए। इन्होंने कहा अमेरिका इतना खर्चा दुनिया की ग्लोबल जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए इतना खर्चा हम नहीं करने वाले, तो ट्रम्प जो इससे बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही जनवरी के अंदर जो बाइडेन जीत के आए तो जो बाइडेन पुनः इसके अंदर अब जो शामिल हो गए हैं। तो यही खबर है कि अमेरिका जो है इसके अंदर पुनः शामिल हो गया है। ऐसा ही अमेरिका के द्वारा पहले यानी कि ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा जो जो डिसीजन लिए गए थे जो बाइडेन सब उनको बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक हम डिसीजन अभी पढ़ेंगे UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मानवाधिकार आयोग जो है वो यूनाइटेड नेशन का। इसके अंदर भी जो अमेरिका है पहले से बाहर निकल गया था कि हम अब इसके सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि इजराइल को लेकर, इजराइल के कुछ एक स्थान है जिसको लेकर UNHRC ने जो डिसीजन दिए थे उससे अमेरिका सहमत नहीं था। तो अमेरिका ने कहा कि हम UNHRC के सदस्य नहीं रहेंगे। जैसे जो बाइडेन आए इन्होंने कहा कि ना हम इसके सदस्य रहेंगे, तो इन्होंने ये वाला फैसला भी बदल दिया। तो ऐसे कुछ फैसले हैं, सही चल रहा है, ऐसे वाले जो कुछ फैसले हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को आ रही है भाई, ठीक है ना। तो वैश्विक हम बात करते हैं, अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा बन गया। पेरिस समझौता 2015 में UNFCCC के कन्वेंशन में हुआ था, 2016 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, ट्रम्प जैसे हट जाने की घोषणा कर दी, ठीक है। तो लेकिन अब वापस जुड़ गए हैं। एक बार UNHRC वाला भी यहीं पे देख लेते हैं। अमेरिका UNHRC में पुनः शामिल हो गया। ट्रम्प द्वारा इस UNHRC को इजराइल के विरुद्ध पक्षपाती कार्रवाई के आरोप में जून 2018 में छोड़ दिया था। ये UNHRC क्या है भाई? UNHRC 2006 के अंदर बना था, ह्यूमन राइट्स की संरक्षण के लिए बनाया गया है और इसके अंदर टोटल 47 कंट्रीज है। टोटल कितनी कंट्रीज है भाई? 47 कंट्रीज है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अमेरिका इसमें वापस अब जुड़ गया, ठीक।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता हुआ है। इसके आप शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो मिलेगा CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? तो देखो वैसे तो आप इकोनॉमी के अंदर इसको पढ़ते हो, अदरवाइज इतना भी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। दो देशों के बीच में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ में जो ट्रेड होता है, व्यापार जो होता है, उसको ईजी करने के लिए कि भाई यहाँ पर कम से कम हमारे बीच में टैक्सेस लगे, है ना, हमारे बीच में जो भी नॉन टैरिफ टैरिफ बैरियर जो होते हैं, जो भी होते हैं, उनको कम से कम लगाया जा सके, ऐसी व्यवस्था के लिए दो देशों के बीच में समझौते होते हैं ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट बढ़े, जो ट्रेड जो वो बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो वो बढ़े। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ में अलग अलग प्रकार के ये एग्रीमेंट जो वो किए जाते हैं, है ना। और जब दो से अधिक देशों के बीच में होते हैं तब एक अलग से जैसे RCP हमने संगठन देखा था, ऐसे कुछ संगठन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये ऐसा ही कुछ समझौता CECPA भारत अभी हाल ही में किसके साथ कर रहा है? मॉरिशस के साथ में कर रहा है। किसके साथ में? मॉरिशस के साथ में, किसी अफ्रीकी देश के साथ में किया गया। ये हमारा पहला CECPA। हमने खूब देशों के साथ में ऐसे समझौते किए हैं, लेकिन ये अफ्रीकी देश के साथ में किया गया हमारा पहला CECP होगा। ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूँ, पहला CECP होगा। वैसे ट्रेड एग्रीमेंट हमने खूब किए हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले क्या पहला FTA होगा, क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा क्या? नहीं, हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे, CECPA की बात कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और CECPA, इनकी कंडीशन में डिफरेंस वो होता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक्चुअली केवल ट्रेड को लेकर होता है, भाई आप यहाँ पर जो भी ट्रेड होगा उसको लेकर ही कोई जो वो ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। CECPA जो होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, और फिर यहाँ से कोई दूसरे कॉलेज में वहां पर पढ़ने के लिए जाता है या वहां से यहाँ पर आता है, उनको भी रिलैक्सेशन रहते हैं, है ना। तो माइनर डिफरेंस बहुत सारे हैं, उसको आप छोड़ो, ये ध्यान रखना CECPA हमारा अफ्रीका के साथ में पहला है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कौन से देश के साथ में? मॉरिशस के साथ में। याद रख लेना, पेपर लीक कर रहा हूँ, ये वाला प्रश्न आएगा। मॉरिशस के साथ में ये पहला हमारा हुआ है। ठीक है, पीपल्स क्लाइमेट वोट, इसका परिणाम या UNDP और ऑक्सफोर्ड द्वारा जो जारी किया गया, इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखा गया अभी देश जो वो क्या मानते हैं पीपल कि भाई कहाँ पर कितना क्लाइमेट की वजह से कितना क्या नुकसान हो रहा है। तो पीपल्स क्लाइमेट वोट परिणाम UNDP और ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी किया गया। कुछ खास ये है नहीं सर। जब तक ट्रम्प था तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मजा आता था, वो कुछ ना कुछ करता रहता था। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गया। भारत और मालदीव ने हाल ही में रक्षा ऋण सुविधा समझौता किया है। कौन सा भाई? कौन किन किन ने? इंडिया और मालदीव ने क्या किया है? डिफेंस क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि भारत ने जो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 35,800 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया है। तो कैसे पहुंचाया? तो मैंने कहा कि उनको पहले खुद ने लोन दिया और कहा कि हमसे हथियार खरीद लो, और उन्होंने हथियार खरीद लिए। तो ये वो है, इंडिया ने मालदीव को क्या दिया भाई? लोन दिए। क्यों दिए? ताकि आप हमारे यहाँ से रक्षा के जो हथियार जो है वो खरीद लो। तो रक्षा ऋण सुविधा समझौता हुआ किसके साथ में? मालदीव के साथ में। ध्यान रखना, मालदीव के साथ में। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स काफी ज्यादा चर्चा में था। डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत का जो स्थान काफी पीछे है, फलाना ढिमकाना, ऐसी बातें जो वो चलती थी। तो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा, इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये निकाला जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें नॉर्वे का जो पहला स्थान है, किसका स्थान है पहला भाई? नॉर्वे का। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताओ कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला गया, उसमें पहला स्थान किसका है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। भारत का कौन सा है? 53वां स्थान है, कि भारत डेमोक्रेसी के मामले में दुनिया में 53rd नंबर पर आता है, कि इतनी डेमोक्रेसी के अंदर खूब सारी चीजें लेते हैं कि आपके यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं है, ऐसे कुछ एक जो इनके तरीके लेते हैं। ठीक है भाई, न्यूजीलैंड एंड कौन सा? न्यूजीलैंड एक था, दूसरा दो बताया था मैंने आपको। पाकिस्तान ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। कौन सी का भाई? गजनवी का। इसने हत्फ 3 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो गजनवी का भी करते रहते हैं इनके चले। तो गोरी का ना, वो आपको बताई होगा, पृथ्वी गोरी, राजवीर सर ने बताई दी थी कहानी। तो भाई वो कहते हैं हमने पृथ्वी, उन्होंने पृथ्वी की।
तो हम गोरी करेंगे। तो ऐसे वो गजनवी करते हैं, उनके मिसाइलों के नाम भी ऐसे होते हैं, गोरी, गजनवी, बाबर, है ना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि भाई अपने दुश्मन, अपने जो प्रतीक जो हैं, आपके जो भी हीरो हैं, उनको चुनते समय कोई देश जितना सतर्क रहता है, उसी पर उसकी देश की तरक्की जो वो डिपेंड करती है। इन्होंने अपने हीरो जो वो गोरी, गजनवी और बाबर जैसे इन लोगों को अपना हीरो मान रखा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो गजनवी मिसाइल का परीक्षण इन्होंने किया है और इसको हथ-3 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क, बिल्कुल भाई, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अब देखो भाई, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बीच में इंडिया और फ्रांस जब आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए अब एक इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के रूप में 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया। आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सिंपल सा पूछ लिया जाए कि कौन से देश इस बार ईयर ऑफ एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो आपके इंडो फ्रेंच यानी कि इंडिया और फ्रांस जो ऐसा बना रहे हैं। एरो 4 इजराइल और अमेरिका द्वारा मिलकर एरो 4 सिस्टम जो विकसित किया जा रहा है, ये क्या है, बहुस्तरीय रक्षा डॉक्ट्रिन प्रणाली की अगली पीढ़ी की मिसाइल होगी, जो वायुमंडल और अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोक सकेगी, है ना। अपने जो वायुमंडल के अंदर ही जो भी उनके ऊपर मिसाइलें आएंगी उनको रोक देंगी। इसी का एक नमूना जो है आपके, जब इस बार पैलेस्टीन और वाला जो अटैक हुआ था, उसमें भी देखा होगा कि उनकी तरफ से खूब सारी मिसाइलें जो वो सिविलियंस पर फेंकी गई थी, लेकिन इसराइल ने उनको जो वो अंदर ही बाहर ही जो वो खत्म कर दिया था। तो एरो 4 क्या होगा, इजराइल और अमेरिका के द्वारा एक डिफेंस सिस्टम जो विकसित किया जा रहा है, जो कि अंतरिक्ष के अंदर, वायुमंडल के अंदर ही जो भी उनके ऊपर मिसाइलें आएंगी उनको वो समाप्त कर देंगे। तो ध्यान रखना भाई, एरो 4 क्या है, तो एरो 4 इस प्रकार का एयर के अंदर जितनी भी मिसाइलें आती हैं उनको समाप्त करने के लिए इजराइल और अमेरिका द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। शहतूत बांध लाल अंदर अफगानिस्तान में भारत के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर खूब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए थे, उसमें एक था सलमा बांध, है ना, जिसको मैत्री बांध भी कहा जाता था। उसके साथ साथ में हाल ही में भारत ने एक शहतूत बांध भी बनाया है। कहां पर बनाए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी कहां पर, तो काबुल नदी पर। अफगानिस्तान में कहां पर भाई, काबुल नदी पर। याद रख लेना, हमने शहतूत बांध कहां पर बनाया है, काबुल नदी पर, अफगानिस्तान के अंदर बनाया है। इससे पहले भी हमने बनाया था, उसका नाम था सलमा बांध, मैत्री बांध, 2016 में अफगानिस्तान में बनाया था। लेकिन तालिबान के आने के बाद इसमें काफी प्रॉब्लम चल रही है, कि क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर एक प्रकार से बर्बाद ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था शहतूत बांध। उसके बाद वैश्विक टीकाकरण योजना, इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ भी खास ऐसा प्री में पूछे जाने लायक कुछ बात नहीं है। ये है आपके अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है। ये तो कौन सा है, फ्रेंडशिप डैम है। मैत्री बांध जो कि सलमा बांध है। अभी कौन सा बना है, शहतूत बांध। कौन सी नदी पर, काबुल नदी पर, अफगानिस्तान। इसमें काबुल नदी लिखा नहीं हुआ, लिख लेना। ठीक है भाई, तो ये था हमारे इंटरनेशनल के बारे में। थोड़ा सा हम देखें कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने 2-3 तो इंडेक्स पढ़ी। एक हमने पढ़ी कौन सी, इनोवेशन इंडेक्स, जो कि कौन निकालता है, ब्लूमबर्ग निकालता है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, 50वां स्थान रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाली जाने वाली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें पहले रैंक पर कौन रहा, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले रैंक पर रहा। भारत की रैंक 86 रही। इससे पहले कौन सी थी, 80 थी। एक हमने पढ़ी डेमोक्रेसी इंडेक्स, कौन निकालता है, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाली जाती है। भारत का स्थान कौन सा रहा, 53वां। पहले पर कौन रहा, नॉर्वे। और एक हमने पढ़ी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कौन निकालता है, जर्मन वॉच। भारत का स्थान कौन सा रहा, 7वां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। पहले पर मोजाम्बिक था और जर्मन वॉच के द्वारा ये निकाली जाती है। ठीक है, तो 4 एक तो हमने इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि मॉरिशस के साथ में हमने CECPA किया है, मालदीव के साथ में डिफेंस क्रेडिट एग्रीमेंट किया है। एक हमने पढ़ा कि अमेरिका जो पेरिस एग्रीमेंट में और UNHRC के अंदर वापस शामिल हो गया। एक हमने पढ़ा कि म्यांमार के अंदर सेना ने तख्ता उलट कर दिया और वहां की मिलिट्री जब शासन करेगी, 1 वर्ष का इन्होंने आपातकाल भी लगा दिया। अमेरिका ने उन देशों के साथ में व्यापार करने से भी बंद कर दिया। एक हमने कहा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर ये सलमा शहतूत बांध जो वो बनाया गया। इतनी सारी बातें पड़ी थी। एक ही एरो 4 इजराइल और अमेरिका के द्वारा मिलकर एक डिफेंस सिस्टम जो वो बनाया जा रहा है। एक इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का अवार्ड भी मिला है, सॉरी ईयर जो वो बनाया गया है। सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स, नोट्स राइट करने हैं या PDF से देखना है। स्प्रिंग बोर्ड की मैगजीन नहीं ले सकते और अदर डिस्ट्रिक्ट में। देखो आपको जो है वो टेलीग्राम पर इसकी हैंड रिटन नोट्स की PDF मिली हुई है। आप उनको आप प्रिंट आउट निकलवा के वहां से भी पढ़ सकते हो, और ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा कि आप इनको खुद के नोट्स भी बना सकते हो। टाइम यदि कम है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वहीं से पढ़ लो, है ना। यदि आपके पास टाइम है, बाकी चीजें हो गई हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके। ठीक है, ये परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल के अंदर क्या क्या चल रहा है उसको यदि हम देखें, तो गुजरात से बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है।
और इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस आधार पर देख रहे हो आप? एरिया के आधार पर देख रहे हो क्या? नहीं, दर्शक दीर्घा के आधार पर, कितने दर्शक जो इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसमें जो 1.32 स्टेडियम भी हुआ करता था भाई, और इसका नाम क्या कर दिया अब? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। इसका उद्घाटन 24 फरवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। साबरमती नदी के किनारे है। सर क्लास भाई, क्लास कैसे अटक रही है? देखो तो सही। चेक करो भाई, है ना? क्या? नहीं, कई लोगों कह रहे हैं अभी तो अटक रही है। मैंने खुद ने देखा अटक रही है क्लास, है ना? तो उद्घाटन जो 24 फरवरी को किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, साबरमती नदी के किनारे। ध्यान रखना, कौन सी नदी किनारे भाई? साबरमती नदी के। पुराना नाम इसका मोटेरा स्टेडियम था। इसमें टोटल 11 अलग अलग पिच बनाई गई है, 4 ड्रेसिंग रूम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम। ठीक है, इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1,32,000, 1,32,000 इसकी दर्शक क्षमता है। ये आप देखो, ये शानदार स्टेडियम जो बनाया गया है भाई। ठीक है, इसमें ऐसे टोटल जो 11 पिच है, यहाँ पे एक पिच होती है ना, ऐसे इन्होंने टोटल 11 पिच बना रखी है, ताकि कोई एक पिच ठीक नहीं है तो दूसरे पर मैच जो वो खेला जा सकेगा। तो ऐसे टोटल इन्होंने 11 पिच बना रखी है। देखो, इसको थोड़ा सा यदि मैंने कई बार नोट्स में तो वैसे लिखा हुआ है कि जैसे ये है आपके अहमदाबाद सिटी, ये क्या है? अहमदाबाद सिटी, साबरमती नदी किनारे, और ये इसको स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। किस रूप में? स्पोर्ट्स सिटी। इसके अंदर आपके एक बनाया गया है जिसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव। क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव। तो इस एनक्लेव के अंदर बहुत सारे स्टेडियम होंगे, तो एनक्लेव के अंदर बहुत सारे स्टेडियम होंगे। इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव। ठीक है, इस एनक्लेव के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस एनक्लेव के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। थोड़ा सा मैं यदि आपको फोटो के माध्यम से दिखाऊं तो ये आप देखो, क्या शानदार जो है वो एनक्लेव बनाया गया है। ये वो एनक्लेव है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें आप देखोगे तो ये है वो मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। ये तो उसमें से सिर्फ एक जगह है। ये कौन सी नदी है? तो ये साबरमती नदी है। इसके साथ साथ में यहाँ पर 11 स्टेडियम बनाए गए। ये एक अलग खेल का इंडोर स्टेडियम है, ये कोई अलग स्टेडियम है, ये अलग स्टेडियम है, ये अलग स्टेडियम है, ये अलग स्टेडियम है, ये अलग स्टेडियम है। ये स्विमिंग पूल वगैरह के लिए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हॉकी स्टेडियम भी है, यहाँ पर जो बैडमिंटन के कोर्ट भी है, यहाँ पर है एथलेटिक्स के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर पूरा पैक किया गया है कि यदि कल को ओलंपिक करवाना पड़े तो यहाँ पर करवाया जा सकता है। 2024 वाले ओलंपिक तो कहाँ पर होंगे भाई? पेरिस के अंदर। 28 वाले लॉस एंजलिस के अंदर। 32 वाले मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2036 वाले यदि कभी करवाए गए और भारत में करवाए गए तो डेफिनेटली अहमदाबाद के अंदर करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें इन्होंने रखी हैं। ये अलग अलग स्टेडियम है सारे के सारे, अलग अलग खेलों के लिए। इसमें से एक स्टेडियम है ये क्रिकेट वाला, जो कि अभी हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है भाई। ये पूरी अहमदाबाद सिटी है, इसके अंदर स्पोर्ट्स एनक्लेव है, इसके अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सी नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे। चलिए वापस अपन यदि देखें सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव को, तो देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एनक्लेव है। ये आपको दिखाई देगा। तो ये अलग अलग खेल स्टेडियम है। पहले वाला क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। ये दूसरे वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रैक्टिस पिच है ना। ये तीसरे वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फुटबॉल और टेनिस का स्टेडियम है। फोर्थ वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा? ये वाला, ये क्लब और स्विमिंग पूल है। पांचवा वाला एथलेटिक्स के लिए है। छठा इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर है। तो ये अलग अलग ऐसी चीज है, आपको याद नहीं करनी है अभी कौन सा क्या है ना, आपको याद नहीं करने की कौन सा क्या है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। बीच में बजे तो बंद कर देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई क्या है। तो इसके अंदर पूरे के पूरे कई सारे जो स्टेडियम इसके अंदर है। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एनक्लेव है। इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 24 फरवरी को साबरमती नदी किनारे। पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम। 11 पिच है, 4 ड्रेसिंग रूम है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। 1,32,000 की इनकी दर्शक क्षमता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें ना पिंक बॉल से पहला टेस्ट मैच, इसमें पहला गलत है भाई, अपने नोट्स में भी इसको ठीक कर लेना। ये पहला टेस्ट मैच नहीं है, सबसे पहला जो डे नाइट। देखो क्या होता है कि क्रिकेट भी आजकल जो डे नाइट खेले जाने लग गया। पहले वनडे मैच डे नाइट हुआ करता था, ठीक है। अभी जो टेस्ट मैच जो है ये भी डे नाइट खेला जाने लग गया है। 2015 में पहला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक मैच हुआ था,
वो पहला ऐसा मैच था एडिलेड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था 2015 में। वो पहला ऐसा टेस्ट मैच था जो कि डे नाइट था। और जो डे नाइट टेस्ट मैच होते हैं पिंक बॉल से खेले जाते हैं। कौन से बॉल से भाई? तो पिंक बॉल से खेले जाते थे। पहला ऐसा वो स्टेडियम था भारत के अंदर। ये तो था दुनिया का पहला डे नाइट टेस्ट मैच। भारत के अंदर देखें तो नवंबर 2019 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ईडन गार्डन्स कोलकाता में भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो वो खेला गया था, जो कि पिंक बॉल से खेला जाता है। ठीक है भाई। तो भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कौन सा था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था। दुनिया का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कौन सा था? 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एडिलेड के मैदान में हुआ था। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो पहला यहाँ पर जो मैच हुआ, जो कि सरदार आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तो ये पिंक बॉल से हुआ, यानी कि डे नाइट हुआ। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 24 फरवरी को मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच में। इसमें 2 दिन में ही भारत ने मैच समाप्त कर दिया और भारत ने 10 विकेट से जीत जो दर्ज की थी। ठीक है। 144 वर्ष के क्रिकेट के इतिहास में 22वीं बार ऐसा हुआ कि 2 दिन में ही टेस्ट मैच समाप्त हो गया। 2 दिन में, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 2 दिन में मैच खत्म हो गया, है ना। और एकमात्र ऐसा मैच जो आपको याद आ रहा होगा 6 दिन तक चला था, कौन सा? अभी जो न्यूजीलैंड के साथ में हमारा टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो फाइनल था, वो 6 दिन तक जो वो चला था। ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, 2 दिन में मैच समाप्त हो गया था। ऐसा 22वीं बार इतिहास के अंदर हुआ था। इसमें जो अक्षर पटेल जो मैन ऑफ द मैच थे, इसमें 11 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने डे नाइट टेस्ट मैच के अंदर। 11 विकेट जिन्होंने ली थी। इससे पूर्व दर्शक दीर्घा के अनुसार जो मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था क्रिकेट के अंदर बात करें तो। ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी बातें थी अपनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में और इसमें होने वाले इस मैच के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो आता है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी 1-2 बार बताया है और इस बार एसआई वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न भी आया था और अभी भी आपको 1-2 ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे डेफिनेटली एक प्रश्न आपके आरएस प्री के अंदर आएगा ही आएगा। अभी बताएंगे, पहले आप जो वो नोट कर लेना, पहले आप ये देख लो जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। वो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक जो अभी हुई थी। पहले हम देखें नीति आयोग क्या है। तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और यही जो एसआई के अंदर पूछा गया था। अभी कब गठन किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में इसके प्रधान अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। ये 2 अलग अलग बार अपन इसको पढ़ चुके हैं। एक ध्यान रखना, इसके जो उपाध्यक्ष जो होते हैं ना, ये कैबिनेट रैंक के होते हैं। इनकी रैंक कौन सी होती है? कैबिनेट रैंक के समान माने जाते हैं। ये कौन सी रैंक के? कैबिनेट रैंक के। इनको सैलरी, वेतन, भत्ते ये भी कैबिनेट रैंक के समान मिलते हैं। और इनके भारत के अंदर एक वरीयता क्रम है ना, वरीयता क्रम के अंदर प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो उस वरीयता क्रम में भी कैबिनेट मिनिस्टर के समान रैंक रखते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के सीएम जो रहते हैं, यदि किसी यूटी के अंदर असेंबली नहीं है, यूटी के अंदर असेंबली है तो वहां के भी सीएम भी रहते हैं, और यदि वहां पर नहीं है तो वहां के जो प्रशासक वगैरह होते हैं वो रहते हैं, उपराज्यपाल जो होते हैं वो रहते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के सीएम वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें गवर्निंग काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के सीएम शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर भाषण दे रहे थे। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल के अंदर 6 मंत्री भी शामिल होते हैं। कौन से भाई? कौन से? 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना। 6 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसमें से होम मिनिस्टर का होना जरूरी है ना। 6 कैबिनेट मिनिस्टर वैसे तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर का होना जरूरी है। आप देखोगे यहाँ पर ये बैठे हुए होम मिनिस्टर। कौन बैठे हुए? होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री। और टोटल कितने बैठे हुए? 6 बैठे होंगे। 3 4 5 1 1 इधर 6 है ना। तो 3 इधर बैठे हुए, 3 इधर बैठे हुए। तो टोटल हमारे 6 जो कैबिनेट मिनिस्टर वो बैठे होते हैं, जिसमें से कि गृह मंत्री का होना जरूरी होता है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अंदर पीएम तो चेयर करते हैं। 6 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें से कि होम मिनिस्टर का होना जरूरी है। और सभी राज्यों के सीएम जो यहाँ पर होते हैं, है ना। तो ये आप देखो, योगी आदित्यनाथ हो गए, ये आपके अशोक गहलोत हो गए, है ना, हेमंत सोरेन हो गए, ये येदियुरप्पा हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जानते होंगे आप, उद्धव ठाकरे हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, जगन रेड्डी हो गए। ठीक है। तो ये सारे बैठे रहते हैं भाई। चलिए अब इसमें कुछ बातें मैं ऐड ऑन करवा देता हूँ। देखो, भारत के अंदर ना 4 संगठन है। एक तो है आपके नीति आयोग, जिसके बारे में अपन ने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी ली है। कब बना था? तो 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद एक है योजना आयोग।
योजना आयोग भी साथ साथ यहीं पर जब वो देख लेना। तो योजना आयोग भी कैसी संस्था है भाई? ऐसी संस्था है जो कि ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 15 मार्च 1950 को हुई थी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो अभी मैं स्लाइड लिखूंगा ना बोर्ड पर, एक प्रश्न इसमें से पक्का आएगा, क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक जोड़ दिया है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें कि नेहरू युग के अंदर जो जो संस्थाएं बनी थी उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग उसी समय में बना था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग जो वो बनाया गया था, है ना। 17 अगस्त 2014 को इसको डिसोल्व करने का प्रस्ताव जो पास हो गया था, 17 अगस्त 2014 को इसको डिसोल्व कर दिया गया था और नीति आयोग को बनाया गया था। तो नीति आयोग इसके बाद में इसी को प्रतिस्थापित करने, रिप्लेस करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है भाई। इस योजना आयोग के अंदर भी सेम वो हुआ करते थे। इसमें अध्यक्ष कौन होते थे? पीएम जो है वो इसके अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा एक इसके अंदर उपाध्यक्ष होते थे। ये जो उपाध्यक्ष होते थे, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते थे, ये कैबिनेट रैंक के हुआ करते थे। सभी राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल हुआ करते थे। कुल मिलाकर जो प्रोसेस आज के समय में नीति आयोग की है वो योजना आयोग की भी हुआ करती थी। कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है। आज के समय में इसको समाप्त कर दिया गया है। कैसी संस्था थी? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल थी क्या? नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्या? सांविधिक थी क्या? नहीं थी। तो कैसी थी? कार्यकारी आदेश से बनाई गई एक सामान्य सी संस्था थी। ठीक है। तो ये हो गया आपकी योजना आयोग। इसके साथ में एक और लिख लेना, दैट इज राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये 6 अगस्त 1952 को बनी थी। कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी। एक्चुअली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये भी इसी पर्पज से बनाई गई थी कि जो योजना आयोग जो जो रिकमेंडेशन देगा, पहले देखो योजना आयोग ना काफी ज्यादा पंचायतें करता था, आजकल नीति आयोग इतनी पंचायतें नहीं करता। पहले वो पैसे वैसे भी जो डिस्ट्रीब्यूट करता था आर्टिकल 275 282 का यूज करते हुए। आजकल नीति आयोग केवल थिंक टैंक का काम करता है। पहले योजना आयोग क्या करता था? योजना बनाता था, प्लानिंग, है ना, 5 ईयर प्लानिंग बनाता था। अब योजना को कार्यान्वयन कैसे करना है, योजना को कार्यान्वयन कैसे करना है, ये सब काम किसके द्वारा किया जाता था? इस राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। ये जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में सेतु के रूप में काम करता था। स्टेट और सेंटर के बीच में सेतु के रूप में काम करता था। और जो जो योजना आयोग योजना बनाता था उनको क्रियान्वयन कैसे करना है, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता था भाई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता था। कब बनाई गई थी? 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। इसके अंदर भी अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अंदर भी अध्यक्ष जो वो हमारे प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। कौन होते थे? प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। इसमें भी सभी राज्यों के जो सीएम है वो शामिल हुआ करते थे। इवन इसमें योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होते थे, क्योंकि योजना आयोग की सहायता के लिए ही इसको बनाया गया था। इसलिए योजना आयोग के जो सदस्य हैं, योजना आयोग तो सब अब रहा नहीं, तो यानी कि नीति आयोग के सदस्य भी इसमें होते हैं। नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये अब है या फिर नहीं है? भाई इसको जो है वो डिसॉल्व करने का प्रस्ताव पास हो गया है ना, प्रपोज कर दिया है ना, इसको डिसॉल्व करने का प्रस्ताव प्रपोज कर दिया है, रख दिया है, लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं की गई है। ध्यान रखना, अभी भी एग्जिस्टेंस इसकी है, लेकिन कोई पूछता इसको नहीं है। तो ऐसी जो काउंसिल है, जो आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये बनाते नहीं है आजकल। पूरी तरीके से समाप्त हो गई है क्या? ऑफिशियली तो समाप्त नहीं हुई है। समाप्त करने का प्रस्ताव जो वो प्रपोज किया जा चुका है, लेकिन खत्म अभी तक नहीं किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 6 अगस्त 1952 को बनी थी। इसमें भी पीएम अध्यक्ष होते हैं, इसमें भी सीएम होते हैं, इसमें नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। इसका काम क्या है? इनकी योजनाओं को कार्यान्वयन करना काम है, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो है एक सेतु के रूप में काम करती है। ठीक है, ये क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी कैसी संस्था है? एक कार्यकारी आदेश से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बनी हुई संस्था ही है। उसके बाद में एक और आती है राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय एकता जो परिषद है, नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल है, ये 1961 में बनी थी।
कब बनी थी? 1961 में। जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा होगा, देश के अंदर कोई भी दंगे की या फिर राष्ट्रीय जो आपके एकता अखंडता पर कोई प्रश्न आता है, नेशनल हार्मोनी बिगड़ने का कोई काम होता है, तो उनको देखने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई थी 1961 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू ने, ये जब आपके चीन युद्ध हुआ था उस समय में इस संस्था को बनाया था, ताकि देश जो एक रहे, एकता जो हमारे देश में बनी रहे। इसके लिए एक जो वो राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो बनाई गई थी। इसके अंदर भी वही बात, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी सीएम जो वो शामिल होते हैं, ऐसा करके इसकी कंपोजिशन होती है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें बाहर के लोग भी रहते हैं। बाहर के जैसे कि कोई जो मान लो अच्छा फिल्म स्टार हो, या समाज के अंदर कोई एक अच्छी भूमिका रखता हो, अच्छी भूमिका के नाम पर इसमें बरखा दत्त ऐसे लोगों को शामिल किया जाता था। लेकिन ठीक है भाई, जो था वो था। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अंदर ऐसे बाहर के जो कोई जर्नलिस्ट हैं, कोई अच्छे मूवी के जो लोग हैं, जया बच्चन वगैरह इसमें शामिल हुआ करती थी। ये तीनों चीजें ऐसी कोई बाहर के लोग हैं, ये तीनों इसमें नहीं है ना। यदि इसमें है तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे, ऐसा कुछ जर्नलिस्ट टाइप के नहीं होते हैं, और इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जैसे बाहर के लोग भी हुआ करते थे। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार बनाई थी। इसकी टोटल जो वो 16 मीटिंग हुई थी। टोटल कितनी मीटिंग हुई थी? 16 मीटिंग हुई थी। लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो 2013 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके मनमोहन सिंह। इस समय में अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह। उसके बाद से इसकी कोई भी मीटिंग जो वो ऑर्गेनाइज नहीं करवाई गई है। तो मनमोहन सिंह 2013 के अंदर इसके अध्यक्ष थे। तो हमने तीन ऐसी संस्थाएं पढ़ ली, चार ऐसी संस्थाएं पढ़ ली जो कि कार्यकारी आदेश से है। उसमें से तीन ऐसी संस्थाएं जो कि नेहरू युग के अंदर बनी है, और नेहरू युग की संस्थाएं आपके टॉपिक में अलग से जोड़ दी गई है, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो एक एक चीज इसमें से याद कर लेना। 15 मार्च 1950 को बनी, 6 अगस्त 1952 में बनी, और ये सिर्फ 1961 लिख लेना। इतना यदि आप याद कर लोगे तो इस स्लाइड से एक प्रश्न आएगा प्री के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। मिली और मेरा गाना राष्ट्रीय एकता परिषद का रिजल्ट था DD1। अच्छा ठीक है भाई, 2013 के अंदर लास्ट बार एकता परिषद जो ये बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल, और एक एक चीज डिटेल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0। इंद्रधनुष अभियान आपको पता ही होगा कि ये लॉन्च की गई थी। इंद्रधनुष जो अभियान था वो 7 रोगों को कवर करता था पहले, हालांकि बाद में इसमें कोहली आउट हो गया। अरे तो पढ़ लो, कोहली आउट हो गया। आउट हो जाओगे पेपर में से, पता लगना। ठीक है, कोहली तो कोई बात नहीं, रिटायरमेंट ले लेगा अभी। आप क्या करोगे? आप कहाँ कहाँ से रिटायरमेंट लोगे? है, रिटायरमेंट की एज काटनी मुश्किल हो जाएगी। देख लो, पढ़ाई कर लो। चलिए, तो समग्र इंद्रधनुष अभियान जो है ये हेल्थ के लिए 7 अलग अलग रोग जो स्टार्टिंग में इसमें जोड़े गए थे, उनके टीकाकरण के लिए एक अभियान जो वो शुरू किया गया था। बाद में कुछ नए रोग भी जोड़ दिए गए, पहले 7 ही थे स्टार्टिंग में, बाद में कुछ और रोग भी जोड़ दिए गए। तो सबसे पहला जो अभियान है, आई थिंक 2015 में शुरू हुआ था, 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। बाद में इसका सेकंड वर्जन आया, बाद में अब इसका थर्ड वर्जन जो आया है। थर्ड वर्जन का नाम क्या है? समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0। सेकंड का आई थिंक इंटेंसिफाइड सघन मिशन इंद्रधनुष था। थर्ड का नाम है समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0। इसकी शुरुआत जो 19 फरवरी 2021 को की गई। कब की गई? 19 फरवरी 2021 को की गई। सर्व टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की पहुंच उन लोगों तक जिन्हें अभी तक की लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या था? ताकि ऐसे लोग जहां तक की टीकाकरण, उनका इम्यूनाइजेशन जो वो नहीं हुआ है, उन लोगों तक हो सके। ध्यान रखना, अभी 17 नवंबर को प्रधानमंत्री का बर्थडे था। उस दिन जो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा, तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना भाई, इसका टारगेट है कि 90% इम्यूनाइजेशन जो वो हो जाए। ऐसे लोग जो कि अभी तक कवर नहीं किए गए, उनको इम्यूनाइज करना इसका मुख्य टारगेट है। इसमें जो राज्य के अंदर भी इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये 22 फरवरी को किया गया। कहाँ से? भीलवाड़ा से। किन्होंने किया? तो आपके जो चिकित्सा मंत्री थे, कौन थे? रघु शर्मा। उन्होंने इसकी शुरुआत की। राज्य के 24 जिलों के अंदर इसको शुरू किया गया। ध्यान रखना भाई, 22 फरवरी से भीलवाड़ा से शुरू किया गया, 24 जिलों के अंदर ये चलाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 3.0 वैसे कब शुरू किया गया? 19 फरवरी को। इसके ठीक 3 दिन बाद 22 फरवरी को राज्य के अंदर भी शुरू कर दिया गया। अच्छा, बीच में क्या, मैं क्लास में आजकल कुछ एक बातें फैक्ट, भारत के CGI 48 में कौन है भाई? NV
रमन। भारत के सीईसी सुशील चंद्रा 24वें। कौन है? सुशील चंद्रा। ये कौन से में? 48 में। इसका जस्ट आधा कौन सा हुआ? 24वां। भारत की ओलंपिक की जो लिस्ट है मेडल टैली है उसमें रैंक कौन सी है? 48वीं। भारत की पैरालंपिक में मेडल टैली में रैंक कौन सी है? 24 में। याद रख लेना, ठीक है, अब नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 24 का और आधा करो, 12, 12 से थोड़ा सा एक ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर प्रताप कृष्ण कौन बने? अरे कौन बने? लोकायुक्त नए बने ना, लोकायुक्त, राजस्थान के नए लोकायुक्त बने। ये कौन से नंबर में? 13वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के भाई? 13वें नंबर के हैं। अच्छा, अभी जो एक और नई खबर है, अकील हामिद कुरैशी। वैसे तो अपन जब फरवरी वाला पढ़ेंगे तब, फरवरी क्या सितंबर वाला पढ़ेंगे तब आ जाएगा अकील हामिद कुरैशी। अकील हामिद कुरैशी जो है वो अपने राजस्थान हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी कल, आजकल में बने हैं। राजस्थानी को हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पहले जो ये त्रिपुरा के अंदर होते थे, यहाँ वाले को, राजस्थान वाले को त्रिपुरा भेज दिया गया और त्रिपुरा वाले को राजस्थान भेज दिया गया। राजस्थान में कौन थे पहले? इंद्रजीत मोहंती, इंद्रजीत मेहंती, बहुत मेहनती थे इंद्रजीत मेहंती, ठीक है। लेकिन इनको ज्यादा काम करने के लिए त्रिपुरा भेज दिया गया। त्रिपुरा में कौन थे? अकील हामिद कुरैशी। इनको कहाँ भेज दिया गया? राजस्थान में भेज दिया गया। कौन से नंबर के हैं? 38वें, राजस्थान हाई कोर्ट के अध्यक्ष, ठीक है। 17 नवंबर से 17 सितंबर, अरे 17 सितंबर, नवंबर कहाँ है? मैं कह रहा हूँ जब कल परसों बर्थडे था, 17 क्यों समझोगे भाई? लोकहित का कार्यकाल, अरे रुक जाओ एक मिनट, है ना। चलिए भाई, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, समग्र इंद्रधनुष। अच्छा, आपको मैंने जो इस बार के जो ये वाले फरवरी वाले नोट्स है इसमें एक और चीज याद करवाई हुई है। अपनी पर्यटन नीति कब आई थी? पर्यटन नीति कब आई थी? 9 सितंबर 2020 को। पहली हस्तशिल्प नीति कब आई थी? 9 मार्च को। और पहली आयुष नीति कब आई है? 9 फरवरी को। ध्यान रखना, तीनों 9 तारीख को आ रही है। अपनी पर्यटन नीति आई है 9 सितंबर को, अपनी हस्तशिल्प नीति 9 मार्च को, और आयुष नीति 9 फरवरी को, ठीक है। एक मैंने पढ़ाई थी आपको, इको टूरिज्म पॉलिसी, है ना, इको टूरिज्म पॉलिसी, ये आई थी जुलाई 2021 के अंदर, है ना। एग्जैक्ट डेट तो इसमें है नहीं, 9 जुलाई को, सॉरी जुलाई 2021 के अंदर। तो ये 9 तारीखें जो याद रखना, इस दिन पर्यटन नीति, इस दिन आपकी हस्तशिल्प नीति और इस दिन आयुष नीति। आप फैक्ट याद हो जाएंगे, ऐसे याद करो चीजों को, कैसे ना कैसे करके कोई तिकड़म बिठाओ, बार बार रिवाइज करो, चीजें याद हो जाएंगी। कैसे नहीं होंगी याद, जाएंगी कहाँ? ऐसे पकड़ के गला घोंट दो उनका, जाएंगे कहाँ पर? 2-4 बार इधर से पढ़ो, कभी इधर से पढ़ो, इधर से कान में रोड़ लो, कभी इधर से, तो कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। तो भाई, आवास शहरी मंत्रालय का जोमेटो से अभी समझौता हुआ है। क्या है ये जोमेटो से समझौता, क्यों हुआ है? तो अपने यहाँ पर एक योजना चलाई थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि। स्वनिधि के तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जो अपने ऐसे ठेले वेले लगाते हैं गोलगप्पे के, है ना, तो ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं इनको आत्मनिर्भर निधि के तहत में 10,000 रुपए का जब वो लोन दिया जाता था। कितने रुपए का भाई? 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। याद है क्या आपको? भूल गए होंगे। एक योजना बताई थी मैंने, पीएम स्वनिधि योजना। क्या था इसके अंदर? ये जो आपके लॉकडाउन था ना, इस समय में शुरू की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो कि ठेले वेले लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। इसी की तर्ज पर अपने राजस्थान में भी एक योजना चलाई थी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। याद है क्या? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। उसमें कितना लोन था भाई? वो भी ये सेम था भाई, आपके जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए लोन था, इसमें 50,000 रुपए का लोन जब उनको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ वो भी योजना चलाई थी। तो चलिए अपन वापस आते हैं। 9 अगस्त को भी जनजाति पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं थी, वो योजना थी, जनजाति भागीदारी योजना थी, है ना। हाँ, ओनली अर्बन का था, बिल्कुल। तो अब ये जो पीएम स्वनिधि के तहत हमने कहा ना 10,000 रुपए देंगे, अब इसमें कहा गया कि देखो कुछ एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो कि मान लो अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, लेकिन उनके पास हमें इतनी जानकारी नहीं है कि वो अब जोमेटो से लिंक करें और अपने जो गोलगप्पे हैं वो कोई जोमेटो के माध्यम से भेज सके। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वो तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन इन स्ट्रीट वेंडर को जानकारी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना हम जोमेटो से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ऐसे स्ट्रीट वेंडर को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। कोई अच्छा बर्गर बनाता है, 10 रुपए बनाता हो, लेकिन बड़ा ऐसे क्रिस्पी सा बढ़िया सा बर्गर बनाता है, तो वो भी जोमेटो के माध्यम से घर पर भेजा जा सके। तो ऐसा गवर्नमेंट करना चाहती है, तो इसलिए जोमेटो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया भाई। एक हिस्से के रूप में भारत में भोजन के ऑर्डर को देने और वितरण करने के लिए जोमेटो से समझौता किया गया। इसकी शुरुआत जो 6 शहरों से की गई है, ज्यादा मुंह में पानी लाने का मतलब नहीं है, जयपुर इसके अंदर नहीं है, ठीक है भाई। तो 6 शहरों से इसकी शुरुआत की गई है जोमेटो के साथ में, ठीक है भाई। तो पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच में एक
के मेडिसिन के जितने भी हैं, जैसे कि आपके योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, इनके लिए भारत और WHO के बीच में एक समझौता हुआ कि अपन इनको बढ़ावा देंगे। ठीक है भाई। अगला है एक स्टार्स प्रोग्राम, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। पहले नाम से पढ़ो, क्या लग रहा है? स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना है। क्या? टीचिंग लर्निंग, स्टूडेंट टीचर के बीच में कनेक्शन अच्छा हो, टीचर जो है वो भी और चीजें जो है वो समझ पाए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता हुआ है। किसके साथ में? वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो यानी कि जो स्टार्स जो कार्यक्रम है, इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रहा है? अभी तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये योजना जो चलने वाली है। इसमें विश्व बैंक $50 करोड़ देगा, बाकी राशि जो राज्य द्वारा व्यय की जाएगी, है ना। इसमें भागीदार राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर जो स्टार्स प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है ना। इसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा और 50 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। इसमें खूब सारे राज्य हैं, जिसमें से कि एक हमारा प्यारा राजस्थान भी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपके स्टार कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है ना। जो सड़क दुर्घटना कहाँ पर कितनी होती है, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से, है ना। सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या डेटा है कि कितने लोग जो वो एक्सीडेंट की वजह से निधन हुआ है, ऐसी सब चीजें हमें नहीं पढ़नी, केवल ध्यान रख लेना। एक विश्व बैंक ने एक सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट जारी की है। आंकड़े इन्होंने 4 राज्यों से लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लिए। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स निकाली गई है। किन लोगों के लिए निकाली गई? नाम से पता लग रहा होगा, एशिया पैसिफिक में, है ना। उनकी हेल्थ इंडेक्स निकाली गई, किसके द्वारा? तो वही EIU। कौन सी EIU? इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिंगापुर का पहला स्थान है, भारत का 10वां स्थान है। इतना कोई राज्य होने की बात नहीं, क्योंकि एशिया पैसिफिक के देशों में से है। पूरे दुनिया में 40-50 में के आसपास होते, केवल एशिया पैसिफिक में से, इसलिए भारत का स्थान कौन सा आ गया? इसमें 10वां आ गया। वैसे सिंगापुर का यहाँ पर कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है भाई। उसके बाद कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, तो ये सिडनी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके 3 स्टार लगा लेना, मुझे लग रहा है इसमें से पूछा जा सकता है। 3 स्टार लगा लेना। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, सिडनी के अंदर एक संस्थान है, इसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। सिडनी के अंदर एक सामान्य सा संस्थान है लोवी इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा देखा गया कि कौन से देश ने कोविड में रिएक्ट करने में बहुत अच्छा मेथड जो अपनाया था, अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया था। उसमें न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो न्यूजीलैंड, वो एक ही बात है उनकी। तो पहला रैंक किसको दिया? न्यूजीलैंड को दिया। वैसे भी यहाँ की जो प्रधानमंत्री है, अपने कोविड कार्यों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। भारत का इसमें 86वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा? 86। भारत ऐसे 786 के आसपास ही चलता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी कौन सा था? 86वां। यहाँ पर भी कौन सा है? 86वां। ठीक है भाई, ध्यान रखना। करप्शन परसेप्शन में भी 86 था, यहाँ पर भी 86 है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, ये भाई आपने SI के एग्जाम में पूछा ही था। ये देखो फरवरी महीने के करंट अफेयर में था, अपन जब वो तब तक किया नहीं था, किया होता तो शायद हो सकता है, वैसे भी आपने ठीक कर लिया होगा। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 SI के एग्जाम में पूछा था। किसके द्वारा निकाली गई? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा निकाली गई। इतना याद रखना है, इतना ही जब पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ जितना करवाऊं उतना अच्छे से याद कर लिया करो। बाकी करो तो आपकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं कहता मत करो। हो सकता है एक आधी ऐसी जानकारी जो मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ, लेकिन वहां से भी प्रश्न आया हो। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अपन ने एक ऑपरेशन देखा था किसान मित्र वाला, कि 12,000 रुपए बिजली का बिल वगैरह देते हैं, है ना। तो उसमें अपन ने जो इन्फॉर्मेशन बताई थी, एक आधी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, जहां से प्रश्न पूछा गया था कि ये जो लाभ है मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा, इस पर 600 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपन ने बताई नहीं थी, है ना। तो एक दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, कोशिश करेंगे कि वो भी लास्ट के अंदर, खासतौर पर असम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको जो लास्ट में और अच्छे से अपन कवर कर लेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी रह गई है, बट अपने यहाँ पर जितना करवाते उतना भी करोगे तो आपके 80-90% जो प्रश्न है वो करंट अफेयर के सही होंगे। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा निकाली गई। ठीक है, कर्नाटक ने एक डिजिटल इकोनॉमी मिशन चलाया। कर्नाटक ने कौन सा मिशन चलाया भाई? डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक मिशन चलाया। ठीक है, चलिए। सर आपका आदेश सर आंखों पर नहीं, कॉपी किताबों पर रखो। हैंडले में भी 86, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी गुड। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भी कौन सी थी हमारी? 86 थी, है ना। और करप्शन परसेप्शन में भी 86, कोविड रिस्पांस में भी 86। तो भारत का 86 के साथ में कोई विशेष नाता है, फिर या तो 56 के साथ में या 86 के साथ है।
चलिए आगे बढ़े। भारतीय रेल की सभी ट्रेनें जो वर्ष 2023 तक डिजिटल मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? डिजिटल डीजल, मैं क्या डिजिटल बोल रहा हूँ क्या, डीजल मुक्त हो जाएगी। डीजल का यूज जो वो नहीं किया जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन्वेस्ट जो वो चला करेगी। कब तक? 2023 तक जो मुक्त हो जाएगी। ई कैबिनेट, कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया। याद कर लो भाई, पेपर लीक कर रहा हूँ 22 तारीख वाला, पूछा जाएगा। ई कैबिनेट, कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित, पूरी की पूरी कैबिनेट की जो कार्यवाही है उसको कागज, हेनले के अंदर 84th है। अरे हेनले में 84th है, 86 का क्यों बोल रहे, अब याद रहेगा। ठीक है, कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाने वाला हिमाचल प्रदेश जो पहला राज्य बन गया। देखो 2-3 बात याद करा दूं। ई कैबिनेट पूरी तरीके से कागज रहित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। पहली बार भारत सरकार ने पेपरलेस बजट कब जारी किया? ये 2021 वाला, 21-22 वाला जो बजट था, पहला पेपरलेस बजट था। पहला राज्य कौन सा था जिसने की कभी पेपरलेस बजट जारी किया हो? उत्तर प्रदेश। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। राजस्थान सरकार का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? ये 2021 वाला। ठीक है, और ये यूपी वाला भी कब का था? ये 2021 का, बस इन्होंने थोड़ा सा पहले जारी कर दिया था। ध्यान रखना, ई कैबिनेट पूरे तरीके से कैबिनेट की कार्यवाहियों को पेपरलेस कर दिया, दैट इज हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार के द्वारा पहला कैबिनेट पेपरलेस बजट 2021-22। कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहली बार पेपरलेस बजट जारी किया था? यूपी। राजस्थान ने कब किया? तो ये 2021-22 में, लेकिन इन्होंने पहले कर दिया था, इसलिए इनका नंबर जो पहला आ गया। थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट टाइम एसआई का एग्जाम दिया था बट अच्छा अटेंड किए मैंने करंट के प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश पहला राज्य, भारत 2023 के अंदर, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तो लद्दाख के पुंगा गांव में स्थापित की जाएगी। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना क्या होती है? भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, ये आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ चुके होंगे। ये नॉन कन्वेंशनल जो मेथड होता है ना एनर्जी के, कुछ पारंपरिक स्रोत होते हैं, कुछ जो वो गैर पारंपरिक होते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल होते हैं, जिससे कि जनरली जो एनर्जी प्रोड्यूस अभी करनी हमने शुरू नहीं किया, ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। उसमें से आती है एक भूतापीय विद्युत परियोजना, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। पिछले टेस्ट में पूछा था यही प्रश्न, अरे भाई ये पूछा था, लद्दाख के पुंगा गांव के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, वाटर के अंदर से जो है इस प्रकार का मेट्रो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कुछ फोटो वोटो लगाई क्या? फोटो ऐसे मर्जी होती है उसी की लगाते हैं अपने वाले। कोविड-19 वॉर मेमोरियल भुवनेश्वर। चलो भाई, बाकी कल